हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट थर्ड का फर्स्ट पेपर पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का प्लेटो की शिक्षा पद्धति के बारे में डिस्कशन करेंगे। प्लेटो की शिक्षा पद्धति, जैसे कि आपने पिछले क्लास में पढ़ा ही था कि प्लेटो ने यूनान के नगर राज्यों एथेंस और स्पार्टा, दो नगर राज्य थे विशेष रूप से, जिन नगर राज्यों की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक, प्रशासनिक सभी परिस्थितियों के आधार पर उसने अपने चिंतन को स्वरूप दिया। तो प्लेटो की जो शिक्षा पद्धति थी, उस शिक्षा पद्धति के लिए रूसो ने कहा है, रिपब्लिक राजनीति शास्त्र का ग्रंथ नहीं वरन शिक्षा पर भी लिखा गया एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, रूसो के अनुसार। ठीक है, तो उस समय की जो प्लेटो की शिक्षा पद्धति या प्लेटो की न्याय व्यवस्था या प्लेटो का साम्यवाद, जो हम पढ़ेंगे आगे चल करके, जो संरक्षक वर्ग के लिए ये जितने भी चिंतन, जितने भी सिद्धांत प्लेटो ने लिए हैं, वो सारे के सारे सिद्धांत आदर्श राज्य की स्थापना के लिए हैं। एक आइडियल स्टेट कैसे स्थापित किया जा सकता है, और वो आइडियल स्टेट जिसमें कि किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हो, और परिवर्तन से भी ज़्यादा ज़रूरी उसके लिए, प्लेटो के लिए था कि उस राज्य का पतन ना हो, वो डिके की तरफ बिल्कुल भी ना जाए। ये एक आलोचना का बिंदु हो सकता है, और कई विद्वानों ने उसको यूटोपियन थिंकर का नाम भी दिया है, काल्पनिक विचारक था। लॉस ग्रंथ लिखते लिखते प्लेटो को ये चीज़ें समझ में आ गई थी कि उसके कुछ चिंतन जो हैं वो प्रैक्टिकल नहीं है या व्यावहारिकता के धरातल पर खरे नहीं उतरते हैं। तो इसलिए प्लेटो की जो शिक्षा पद्धति है वो संदर्भ के प्रासंगिकता के अनुसार उसने उसमें परिवर्तन किए हैं। एथेंस और स्पार्टा नगर राज्यों में जो प्रचलित शिक्षा पद्धति थी उनसे अलग हटकर के एक शिक्षा पद्धति को विस्तृत रूप प्लेटो ने दिया है। अब प्लेटो के अनुसार जो उसकी शिक्षा पद्धति है वो है क्या है, मानसिक व्याधि को दूर करने का मानसिक उपचार। ठीक है, टू क्योर ए मेंटल मेलोडी बाय मेंटल मेडिसिन। तो सबसे बड़ी चीज़ प्लेटो के चिंतन में एक आदर्श राज्य, एक आइडियल स्टेट की स्थापना में उसने, क्योंकि ये माना था कि अब जो भी स्थापना होगी, जो भी नवीन परिदृश्य आएगा यूनान के नगर राज्यों का, वो मनुष्य के या व्यक्ति के चरित्र के आधार पर होगा। और इसीलिए उसने कहा कि मनुष्य में सत्गुण की प्रवृत्ति, रजोगुण की प्रवृत्ति, तामसिक गुण की प्रवृत्ति, ये तीनों गुण व्यक्ति में, मनुष्य में मौजूद होते हैं, और उन गुणों के आधार पर व्यक्ति अपने काम को करता है। तो सब में सब क्वालिटीज होती हैं। ये आप पढ़ ही चुके हैं, कार्य विशिष्टता का सिद्धांत जो उसने बताया है ना, हस्तक्षेप का सिद्धांत, न्याय की प्रक्रिया उसी पर आधारित है। तो एथेंस में जो प्रचलित शिक्षा पद्धति थी उसमें ये था कि राज्य की उसमें भूमिका नहीं थी, शिक्षा व्यक्ति का व्यक्तिगत कार्य था। इसलिए दूसरी तरफ जो स्पार्टा की शिक्षा पद्धति थी वहाँ राज्य का उसमें हस्तक्षेप था या राज्य की उसमें भूमिका थी। अब क्योंकि वो राज्य के द्वारा नियंत्रित थी, फिर क्योंकि परिस्थितियाँ स्पार्टा में, क्योंकि युद्ध की जैसी ही परिस्थितियाँ हमेशा रहीं, और उन परिस्थितियों से निजात पाने के लिए, निकलने के लिए, क्योंकि ये माना प्लेटो ने कि जो शिक्षा पद्धति होती है वो राज्य की प्रकृति और आवश्यकता के अनुसार ही होती है या होनी चाहिए। तो प्लेटो ने अपनी शिक्षा पद्धति में ये स्वीकार किया या ये बताने का सार्थक प्रयास किया कि शिक्षा का जो उद्देश्य है वो मनुष्य के या व्यक्ति के जीवन के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है। संपूर्णता जो व्यक्तित्व की आती है वो बाहरी और आंतरिक दोनों ही प्रकार की जो व्यक्तित्व विकास की जो क्षमता है उसको उसने शिक्षा के माध्यम से ही स्वीकार किया है। फिर प्लेटो ने ये बताया है, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, प्लेटो ने शिक्षा पद्धति को दो भागों में विभाजित किया है। पहली है प्रारंभिक शिक्षा, जो बेसिक एजुकेशन हम जिसको कहते हैं, ये सभी के लिए है। ठीक है, ये सभी के लिए अनिवार्य थी, है ना, राज्य में सभी के लिए अनिवार्य थी ये शिक्षा पद्धति, और 6 वर्ष से लेकर के 20 वर्ष तक की ये प्रारंभिक शिक्षा उसने राज्य में रखी या प्रदान की।
फिर उसने ये कहा कि जो शिक्षा का जो उद्देश्य है वो व्यक्ति की भावनाएं, व्यक्ति के संवेग उसको नियंत्रित करती हैं और उसको संयमित करती है। शिक्षा के द्वारा बुद्धि और विवेक जैसे और साहस के तत्व, ये सब जो हैं वो शिक्षा के माध्यम से ही आते हैं। इसलिए प्लेटो ने जो अनिवार्य शिक्षा रखी, प्रारंभिक शिक्षा, उसमें व्यायाम और संगीत, ये दो विषय, जबकि ये दोनों विषय ही बिल्कुल अलग अलग हैं। एक व्यक्ति के फिजिक को ठीक करता है, बैलेंस करता है, और दूसरा संगीत, जिसमें भावनाओं के आधार पर व्यक्ति के जो गुण हैं उनमें संतुलन स्थापित होता है। तो इस तरह के विषय फिर 18 से 20 वर्ष की आयु के बीच में लगभग 2 साल का जो समय प्लेटो ने जिसमें विषय रखे हैं साहस से जुड़े हुए, आत्मनियंत्रण, अनुशासन, और जो कि नागरिक को एक सर्वश्रेष्ठ नागरिक के रूप में बनाने में सहयोग प्रदान करते हैं। तो क्योंकि प्लेटो जो है वो आत्मनियंत्रण की बात बार बार करता है अपनी शिक्षा पद्धति के द्वारा, इसलिए प्लेटो का फोकस जो है, क्योंकि वो संरक्षक वर्ग के ऊपर है अल्टीमेटली, इसलिए वो चाहता है कि आइडियल स्टेट में एक दार्शनिक शासक हो, एक ऐसा राजा आ जाए जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छी नस्ल लाए, और दूसरे शब्दों में एक ऐसा ही दार्शनिक शासक जो है पीढ़ी दर पीढ़ी आता रहे, और संपूर्ण नियंत्रण उस दार्शनिक शासक के हाथों में ही होगा। दूसरी जो नेक्स्ट उसकी स्टेज है शिक्षा की, वो है उच्च शिक्षा, जो कि 20 वर्ष के बाद प्रारंभ होती है और जो 50 वर्ष की अवस्था तक चलती है, आयु तक चलती है। अब ये शिक्षा जो है, क्योंकि इसमें प्लेटो का मानना है कि ये स्त्री पुरुष दोनों के लिए है, समान शिक्षा की बात करता है, समानता की बात करता है, क्योंकि यूनान के नगर राज्यों में स्त्री पुरुष समानता की बात नहीं थी, स्त्रियां घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, और इसलिए प्लेटो ने यहाँ शिक्षा के माध्यम से समान शिक्षा की बात कही है, और ये बहुत हद तक वर्तमान हमारी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था से भी मेल खाती है। ठीक है, तो इसमें इसने पहली बात तो ये कही कि ये एक स्त्री पुरुष समान शिक्षा, दूसरी ये संरक्षक वर्ग के लिए विशेष रूप से होगी, जो राज्य का संरक्षक वर्ग है, क्योंकि जो शासक वर्ग है, या जो शासक या जो पालन पोषण करने वाला है उसको संरक्षक कहा है प्लेटो ने। तो राज्य का संरक्षण करने वाला, जनता का संरक्षण करने वाला वो व्यक्ति होगा जो 50 वर्ष की आयु तक इस शिक्षा को, उच्च शिक्षा को प्राप्त करेगा। अब इसमें उसने क्या विषय रखे, गणित जो था वो उसका बहुत प्रिय विषय था प्लेटो का, इसलिए उसने अपनी एकेडमी के बाहर भी लिखा हुआ था, है ना, कि गणित को पढ़ने वाले ही यहाँ प्रवेश करें। तो गणित, नीति शास्त्र, ज्योतिष, दर्शन शास्त्र, है ना, इस तरह के जो विषय है प्लेटो ने रखे हुए थे कि इस आधार पर वो सारे के सारे विषयों को शामिल करेंगे। अब जो उत्तीर्ण हो गए इस परीक्षा में, ठीक है, ये 10 वर्ष तक चलने वाली परीक्षा है, 20 वर्ष के बाद 10 वर्ष तक ये परीक्षा चलेगी, और जो इसमें उत्तीर्ण हो जाएंगे, जो इसको पास आउट कर लेंगे, वो आगे नेक्स्ट लेवल पर चले जाएंगे। ठीक है, और फिर प्लेटो क्या कह रहा है, प्लेटो कह रहा है कि जो इसमें कुछ ज़रूरी नहीं है सब पास हो जाए, कुछ इसमें अनुत्तीर्ण भी हो जाएंगे, तो जो अनुत्तीर्ण हो जाएंगे, जो पास नहीं कर पाएंगे इस शिक्षा को, वो सैनिक वर्ग में चले जाएंगे, वो उत्पादक वर्ग में चले जाएंगे। ठीक है, वो दूसरे वर्गों में अपनी जो भूमिका है, अपने जो गुणों का प्रयोग है वहाँ करेंगे। फिर 5 वर्ष के लिए प्लेटो कह रहा है कि अगले 5 वर्ष के लिए वो क्या करेंगे, जो 35 वर्ष की आयु हो जाएगी उस व्यक्ति की, तो अगले 5 वर्ष वो गणित, न्याय और तर्क, दर्शन शास्त्र, इन सब का जो अध्ययन है वो करेगा। अब फिर उसके बाद क्योंकि इस पूरी शिक्षा पद्धति में आप देख रहे हैं प्रारंभ से लेकर के और उच्च शिक्षा पद्धति तक, क्योंकि व्यवहारिक ज्ञान नहीं है उसमें, प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है उस शिक्षा की, क्योंकि एक शासक बनने के लिए उसको व्यवहारिक ज्ञान की भी आवश्यकता है,
जो उसे राज्य में दिन प्रतिदिन आने वाली जो समस्याएं होंगी उन समस्याओं से निपटने के लिए भी उसे किसकी ज़रूरत है? व्यवहारिक ज्ञान की। तो प्लेटो ने अंतिम जो 15 वर्ष हैं वो व्यवहारिक शिक्षा के लिए रखे हैं कि 15 वर्ष तक वो व्यवहारिक शिक्षा, व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करेंगे और उसके बाद वो एक आदर्श राज्य के दार्शनिक शासक बनने के योग्य बन जाएंगे। अब आप देखिए कि हम यहाँ एक चीज़ देखें, आपने मनु व्यवस्था पढ़ी है फर्स्ट ईयर में। मनु की आपने आश्रम व्यवस्था पढ़ी है ना? पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास आश्रम। तो हर एक को कितना 25-25 वर्ष का जो काल है, एरा है, जो बताया है। 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम और 25 वर्ष के बाद वानप्रस्थ आश्रम। तो आदर्श राज्य का जो दार्शनिक शासक बनेगा वो 50 वर्ष की आयु में आएगा शासक के रूप में, और हम कहें कि मनु ने उसको वानप्रस्थी कह दिया। तो पहला आश्रम, दूसरा आश्रम, वो सारे के सारे इसकी शिक्षा पद्धति के द्वारा कंप्लीट हो गए। तो प्लेटो की जो शिक्षा पद्धति है उसमें हम कहें कि कितनी कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी शिक्षा पद्धति की, जिसमें उसने कहा है कि व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और आत्मिक जो विकास है, जो उसका सर्वांगीण विकास है, इस दृष्टिकोण से ये शिक्षा जो है वास्तविक है और पूर्ण है। दूसरी बात प्लेटो कहता है कि जो प्लेटो की शिक्षा पद्धति है उसका अंतिम जो उद्देश्य है वो है न्याय प्रदान करना, न्याय की स्थापना। अंतिम जो उद्देश्य है वो राज्य में न्याय स्थापित करना है कि प्रत्येक को न्याय मिले, प्रत्येक अपना कर्तव्य का निर्वहन करे और प्रत्येक को वो न्याय मिले। तो उस मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी प्लेटो ने इस शिक्षा को 2 भागों में बांटा है, प्रारंभिक और उच्च शिक्षा। फिर प्लेटो ने कहा है कि जो उसकी शिक्षा योजना है उसने धर्म और नैतिकता को भी एक उचित स्थान प्रदान किया है। उसके साथ साथ प्लेटो मानता है कि जो शिक्षा है वो एक कला है। शिक्षा एक कला को जन्म देती है और शासन करना एक बहुत बड़ी कला है। इस कला को हर एक कोई नहीं कर सकता है, तो इसलिए उसने उच्च शिक्षा का एक लंबा प्रावधान जो है अपनी शिक्षा पद्धति में रखा है। फिर दूसरी बात प्लेटो कहता है कि जो उसकी जो शिक्षा पद्धति है उसके लिए मैक्सी ने कहा है, प्लेटो की शिक्षा योजना अनेक दृष्टियों से स्पष्टतः आधुनिक लगती है। प्लेटो की शिक्षा पद्धति आधुनिकता का प्रतीक है, ऐसा मैक्सी का मानना है। मगर यहाँ हम कहें कि प्लेटो की जो पूरी शिक्षा पद्धति है उसमें कुछ कमियां भी हैं, क्योंकि प्लेटो की शिक्षा पद्धति की एक सबसे बड़ी कमी है कि वो सभी वर्गों के लिए समान नहीं है। उसका फोकस केवल और केवल शासक वर्ग पर है, संरक्षक वर्ग पर है। एक आइडियल स्टेट बनाने के लिए कैसे वो एक दार्शनिक शासक को तैयार कर सकता है अपनी शिक्षा व्यवस्था के द्वारा, तो पूरा का पूरा फोकस उसी के ऊपर है। फिर प्लेटो की शिक्षा पद्धति में जो विषयों को शामिल किया गया है उसमें साहित्यिक विषयों को नहीं लिया गया है। आमतौर पर जो विषय उसने उनको लेने चाहिए थे, गणित जैसे विषय को उसने बहुत महत्व दिया है। तो जब हम गणित की बात करते हैं तो गणित में सीधी चीज़ें होती हैं, 2 और 2 4 ही होते हैं, उसमें भावनाओं को कोई स्थान नहीं होता है। उसमें और दूसरे संवेगों को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, कैसे गुणों को पर कैसे चिंतन किया जा सकता है, गुणों को और कैसे बढ़ाया जा सकता है, केवल आत्मनियंत्रण, सेल्फ डिसिप्लिन और ना इसी के आधार पर ही हम केवल गुणों को बढ़ाया जा सके या उसके व्यक्तित्व का, चरित्र का निर्माण किया जा सके, पूर्ण रूप से यह इस शिक्षा पद्धति के द्वारा संभव नहीं है। फिर दूसरी बात, शिक्षा योजना जो है उसकी वो सैद्धांतिक ज़्यादा है और उसमें व्यावहारिकता का समावेश बहुत कम है। फिर शिक्षा जो है वो बहुत लंबी और खर्चीली है। प्रत्येक वर्ग, राज्य का जो प्रत्येक वर्ग है वो उस शिक्षा पद्धति को अवेल नहीं कर सकता। इसलिए जो व्यक्तिक विकास है, इंडिविजुअल का जो डेवलपमेंट है वो इस शिक्षा पद्धति के द्वारा नहीं हो रहा।
फिर चिंतन और कार्य और आदर्श, इन सब में भी कहीं ना कहीं कुछ गैप की स्थिति जो है वो दिखाई देती है, क्योंकि प्लेटो की जो शिक्षा पद्धति है वो एक आदर्श राज्य का एक और सत्य पर आधारित एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति अपना जो विकास है वो कहीं ना कहीं एक सेवा भाव के आधार पर, एक नैतिकता के आधार पर ही करता है या कर सकता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो किसी नियम और कानून में कहीं बंधा हुआ नहीं है, उस पर वो आधारित शिक्षा पद्धति है।